हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा और टेलीग्राम आपको पता है। आइए देखें पीए इनामदार केस। इसके पहले हमने कौन सा केस डिस्कस किया था? अच्छा, आप में से जो लोग पहली बार क्लास ले रहे हैं वो या तो इस क्लास के संपत्ति के अधिकार वाले हिस्से से शुरू करेंगे या फिर पिछली क्लास के कंटिन्यूएशन में इसको देखेंगे, तभी बात समझ में आएगी, क्योंकि सारा डिस्कशन हमने पिछली क्लास में कर लिया है आर्टिकल 29-30 से संबंधित। तो जो बचा हुआ हिस्सा है उसको बस कर रहे हैं। पीए इनामदार केस में, जो कि 2005 का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पीए इनामदार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को 3 वर्गों में बांट कर देख सकते हैं और उससे तय कर सकते हैं कि राज्य किस तरह के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में कितना दखल करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीए इनामदार में कि एक तो होता है भाई गैर सहायता प्राप्त जो शिक्षण संस्थान, अल्पसंख्यक संस्थान। दूसरा है जो सहायता लेने वाले शिक्षण संस्थान है, ठीक है। और तीसरा है कि सिर्फ मान्यता प्राप्त, सहायता नहीं लेते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राज्य द्वारा गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान हैं अल्पसंख्यकों के, उनमें कम से कम हस्तक्षेप राज्य का रहेगा, न्यूनतम हस्तक्षेप रहेगा। और पाई फाउंडेशन में हमने देख लिया है कि राज्य को हस्तक्षेप की बात कहां कहां सुप्रीम कोर्ट ने मानी है। मेरिट क्राइटेरिया इत्यादि निर्धारित करने में, पारदर्शिता ले आने में, शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया बताने में, इन सब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन हमने हर जगह देखा कि सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में ज्यादा हस्तक्षेप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं हैं अल्पसंख्यकों की, वहां राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम हर जगह दिखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में इनामदार केस में कहा भी कि गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में बहुत ही कम हस्तक्षेप राज्य का रहेगा, ठीक। मेरिट क्राइटेरिया डिफाइन करने और प्रवेश में पारदर्शिता इत्यादि लाने के लिए राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि प्रशासन के अधिकार का मतलब कुप्रशासन का अधिकार नहीं है। यह पिछली बार भी पाई फाउंडेशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रशासन का अधिकार का मतलब संस्थान के प्रशासन का अधिकार का मतलब कुप्रशासन का अधिकार नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि अल्पसंख्यक संस्थानों में 15% तक स्थान एनआरआईज के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन यह मैक्सिमम है, अधिकतम 15%, ठीक है। और पाई फाउंडेशन केस को याद कीजिए, जब हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में बातचीत की थी, उस समय हमने कहा था कि इनामदार केस में इस निर्णय को और अधिक स्पष्ट किया गया। वो कहां है? गैर सहायता प्राप्त जो संस्थान हैं उनमें आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी। गैर सहायता प्राप्त, चाहे वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हो या फिर गैर अल्पसंख्यक हो, दोनों ही कंडीशन में आरक्षण की नीति लागू नहीं होगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है। फीस की संरचना रिजनेबल होनी चाहिए, मुनाफाखोरी आधारित ना हो। यह महत्वपूर्ण बातें पीए इनामदार केस की हैं। और भी कुछ कुछ निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही जो आपको ध्यान पे रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी संस्थान में एडमिशन लेने के लिए, प्रवेश लेने के लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि इस क्लास तक आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे स्नातक में अगर किसी को एडमिशन लेना है तो +2 का होता है ना कि भाई +2 पास करने के बाद ही आप लेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मान लीजिए आपके पास नहीं है, या जितना अंक चाहिए उतना अंक नहीं ले आ पाए, या आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आवेदन नहीं जमा कर पाए, उस कंडीशन में अगर प्रवेश से मना किया जाएगा तो ये आर्टिकल 29(2) का उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, राज्य ये अपेक्षा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से कर सकता है कि राजभाषा को पढ़ाए। तो राजभाषा पढ़ाने की अपेक्षा को आप उल्लंघन नहीं मानेंगे शिक्षण संस्थानों के मौलिक अधिकारों का, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा और त्रिभाषा, उच्च स्तर पर त्रिभाषा फॉर्मूला आप जानते हैं, 3 भाषाओं को पढ़ाया जाता है।
अगर मातृभाषा और त्रिभाषा लागू करके राज्य की भाषा को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य बनाया गया तो ये उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, कर्मचारियों के लिए तमाम तरह की जो कल्याण की विधियां हैं, विधियां मतलब जो लॉज हैं जो एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए बनी हुई हैं, एम्प्लॉयज का शोषण ना हो ये भी तो जरूरी है ना। ऐसा तो है नहीं कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मौलिक अधिकार दिया गया है, अपना प्रशासन करने का अधिकार है, तो वो मनमाने तरीके से प्रशासन करें। हो सकता है किसी कर्मचारी के ही अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो उसके व्यक्तिगत अधिकार तो हैं ही। तो कहने का मतलब कि राज्य की वो विधियां, राज्य के वो कानून जो कर्मचारियों के हितों में, उनके वेलफेयर के लिए बनाई गई हैं, वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों पर भी लागू होगी। इसमें क्लैरिटी रखनी है। और एक महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो कमर्शियल पर्पस से बने हुए संस्थान हैं अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान, वो आर्टिकल 30 के तहत संरक्षित नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 29-30 कहां आता है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो कमर्शियल पर्पस से जो बने हुए हैं वो 30 के तहत संरक्षित नहीं है। एक मामला 2008 की एक एक्ट से रिलेटेड है, वेस्ट बंगाल का एक एक्ट था, मदरसा, पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम। जैसे आप लोक सेवा आयोग देखते हैं वैसे ही मदरसा सेवा आयोग अधिनियम। इसके तहत मदरसा सेवा आयोग गठित हुआ। मदरसा सेवा आयोग को मदरसे में शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान, सिर्फ नॉर्म नहीं बताना था बल्कि नियुक्ति करनी थी। अभी तक आप ध्यान दीजिए कि आयोग यहां मदरसों में शिक्षकों को नियुक्ति करता है, लेकिन हमने क्या देखा अभी तक कि राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। कहां? नियुक्ति का प्रोसेस बताने में, नियुक्ति की प्रक्रिया बताने में, न कि राज्य खुद नियुक्ति करता है। लेकिन यहां आयोग जो कि राज्य है, तो आयोग मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति करता है। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ कि भाई नियुक्ति का तो प्रावधान आज तक है ही नहीं, राज्य नियुक्ति करेगा ऐसी तो बात ही नहीं है, ये तो सीधे सीधे अधिकारों का हनन है। ठीक है। तो इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्यजनक तरीके से इस अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि यह अधिनियम वैध है। आधार क्या बताया? वही कि प्रशासन में कुप्रशासन का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, धार्मिक विषयों पर, जैसे मदरसा जैसे संस्थान है, तो धार्मिक विषयों को अगर छोड़ दें, जो सेकुलर विषय हैं, वहां ज्योग्राफी है, वहां बाकी सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ाए जाते हैं, सेकुलर विषय में गुणवत्ता के लिए राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है। तो धार्मिक जो शिक्षक रखने हैं उसमें तो ठीक है, शिक्षण संस्थान को ही वरीयता है, लेकिन जो सेकुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए राज्य हस्तक्षेप कर सकता है और यहां वैधता को बरकरार रखा है। तो अब क्या वर्जन है सुप्रीम कोर्ट का कि मदरसा सेवा आयोग अधिनियम 2008 पश्चिम बंगाल वाला, जब इसकी वैधता को बरकरार रखा है, इसका मतलब राज्य शिक्षकों की नियुक्ति करता है यहां, यह भी अभी वैध है। हो सकता है आने वाले समय में वर्डिक्ट बदल जाए। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी आईक्यू लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मार्गदर्शन और सारथी कार्यक्रमों के माध्यम से 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स और 18 बुक्स का सेट। टेस्ट में टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी देंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी के साथ अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपका साथ निभाएगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगी पूरी फीस वापस। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर आप 2028 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर अब भी कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या मुझे सीधा मेल कीजिए amrit@studiiq.com पर।
यूपीएससी 2027 आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। अब आइए आर्टिकल 31 देख लेते हैं। आर्टिकल 31 मूल संविधान में आपको पता है कि संपत्ति से जुड़े अधिकार मौलिक अधिकार थे, जिसमें कौन कौन से अधिकार थे? 19(1) च 19(1) च कहता है नागरिकों को, 19 किसको हासिल है अधिकार? नागरिकों को, सभी नागरिकों को अधिकार दिया गया था। तो नागरिकों को अधिकार दिया गया था कि किसी संपत्ति को अर्जित करने का, ठीक है, होल्ड करने का, रखने का, और डिस्पोज ऑफ करने का, व्ययन का। मतलब कोई संपत्ति अर्जित करिए, ठीक है, उसको होल्ड कीजिए, रखिए, और फिर उसको बेचना है तो बेचिए। यह मौलिक अधिकार था किसको? सभी नागरिकों को। उसके अलावा 31(1), 31(2), ठीक है, मूल जो संविधान था इसमें ये सब मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स। 31(1) कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना राज्य किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि केवल कार्यकारी आदेश से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से राज्य किसी की संपत्ति से उसको वंचित नहीं करेगा। मान लीजिए कि कल को राज्य को अक्वायर करनी हो आपकी जमीन किसी भी पर्पस के लिए, और वो आपकी जमीन को अक्वायर करता है, ठीक है, अगर ये विधि के प्राधिकार के तहत किया गया, ध्यान रखिए ये तीनों रिपील हो चुके हैं, हट चुके हैं, लेकिन क्योंकि हमें पढ़ना है तो ये देखना ही है, ठीक है, निरसित हो चुके हैं, अब संविधान में नहीं, लेकिन इनके प्रावधान थोड़ा हमको देखने पड़ेंगे। तो विधि के प्राधिकार का मतलब हो गया कि सक्षम जो लेजिस्लेचर है उसके द्वारा लॉ पास होगा। उस लॉ की अथॉरिटी के तहत ही केवल किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। एक मतलब यह हो गया कि सक्षम विधानमंडल द्वारा, लेजिस्लेचर द्वारा विधि पास होगी, लॉ पास होगा, और इसी विधि के तहत, इसी अधिनियम के तहत ही किसी को संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। दूसरा मतलब क्या हुआ? मूल अधिकार में है तो दूसरा मतलब यह हुआ कि किसी कार्यकारी आदेश से ऐसा नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है कि कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दे, कार्यकारी आदेश निकाल दे, कल को सरकार एक आदेश निकाल दे, डीएम एक ऑर्डर पास कर दे कि इनकी जमीन अक्वायर कर ली गई है। ऐसा नहीं किया जा सकता था, ठीक है। उसके लिए उस एक्ट के जरिए ही, विधि के प्राधिकार के जरिए ही उसको वंचित किया जा सकता है, ठीक। और जब ये फंडामेंटल राइट था, तो फंडामेंटल राइट होने की वजह से मान लीजिए राज्य कभी विधि के प्राधिकार के बिना किसी को वंचित करता है, तो सीधे आप कहां जा सकते थे? सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। तो अब ये अधिकार फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, इसका मतलब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक। इकतीस 2 कहता था
कि राज्य लोक प्रयोजन के बेस पर केवल पब्लिक पर्पस से ही किसी को किसी की संपत्ति से वंचित करेगा, प्लस उसके लिए मुआवजा देगा। ठीक है, राज्य पब्लिक पर्पस से, लोक प्रयोजन, सड़कें बनानी है, ब्रिज बनाना है, मेट्रो का काम करना है, इन सब वजहों से ही, लोक प्रयोजन की वजहों से ही राज्य क्या कर सकता है, किसी को संपत्ति से वंचित कर सकता है, उसकी संपत्ति अर्जित कर सकता है, अक्वायर कर सकता है, और उसके लिए उसको मुआवजा देना होगा। ठीक है, तो ये तीनों जो फंडामेंटल राइट्स थे वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए 1978 में रिपील कर दिए गए, हटा दिए गए। ठीक, इसका मतलब है कि ये अब फंडामेंटल राइट्स नहीं। और 44वें संविधान संशोधन के जरिए ही भाग 12 में संविधान के 300 का जोड़ा गया, और 300 क में 31 का 1 विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 31 का 1 जो है वो 300A बना दिया गया। ठीक है, तो अब ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। देखिए, बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये कानूनी अधिकार है, तो क्या ये संवैधानिक अधिकार है कि नहीं? अभी भी संविधान में ही है, संविधान के भाग 12 के अंदर 300 का है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही स्टैब्लिश किया गया है 300 का, तो कानूनी अधिकार तो है ही। ठीक है, मतलब अंतर क्या आया है? अंतर यह है कि फंडामेंटल राइट्स जब तक था तब तक अगर आपके इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स के दायरे से अगर बाहर निकल गया है, लीगल राइट में, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक भी है ना, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो अब आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। गारंटी जो दी गई थी कि सुप्रीम, भाई फंडामेंटल राइट का मतलब क्या हुआ, मौलिक अधिकार का मतलब क्या हुआ कि आप कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 32 जब हम आगे पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति देता है। वो अधिकार नहीं रहा, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 226 आगे हम पढ़ेंगे, उसके तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि अब ये फंडामेंटल राइट नहीं बचा। ऐसा नहीं है कि संपत्ति का अधिकार आज की डेट में एकदम निल हो गया। तो 31(1) को बेसिकली प्लेस कर दिया गया भाग 12 में 300 क के तहत। तो एक जो कंफ्यूजन आप लोग को ये है कि संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन गया, उस कंफ्यूजन को खत्म कर लीजिए। 19(1) च पूरी तरह से रिपील हो चुका है, खत्म हो चुका है, ये कहीं शामिल नहीं। मतलब संपत्ति को, नागरिकों को जो शक्ति दी गई थी, अधिकार दिया गया था अर्जित करने का, होल्ड करने का और वहन करने का, डिस्पोज ऑफ करने का, ये अधिकार खत्म हो चुका है संविधान से। ठीक है, 31(1) कन्वर्ट हो गया है 300A में, और 31 ख जिसमें लोक प्रयोजन और मुआवजे की बात थी, ये भी खत्म हो गया है। तो 31(1) 300A की भाषा जब आप देखिएगा तो सेम यही है, विधि के प्राधिकार के बिना राज्य किसी को संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है। तो स्पष्ट है, तो कानूनी और संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार 300 क के तहत, मौलिक अधिकार नहीं है, इस बात को आपको समझना है। रिपील क्या क्या हुआ, 19(1) च, 31 का 1, 31 का 2, इसमें से 31(1) कन्वर्ट हो गया, रिपील ही कहेंगे, निरस्त ही कहेंगे। 31(1) की सेम भाषा डाल दी गई है 300 क के तहत। तो रिपील क्या हो गया, निरसित क्या हो गया, 19(1) च, 31(1), 31(2), और जुड़ क्या गया भाग 12 में
300A या क, ये जुड़ गया, ये प्लस हुआ और ये माइनस हो गया। किस संविधान संशोधन से? 44 में से। ठीक है, अब एक ग्राफ खींच के एक बना लीजिए, अनुच्छेद 31 में क्या क्या चीजें थी और क्या क्या चीजें अब बची। अनुच्छेद 21 के मूल संविधान में 31(1) था, 31(2) था। ठीक है, आगे आने वाले समय में इसके कुछ अपवाद जोड़े गए थे, एक्सेप्शंस जोड़े गए थे। वो किस किस संविधान संशोधन के जरिए जुड़े हुए थे? पहले संविधान संशोधन के जरिए 2 एक्सेप्शंस जोड़े गए, 31 का क और ख। ठीक है, कब जोड़े गए? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। 25वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया 31 का ग। 25th CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। और 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था 31 का घ। बयालीसवां कब था? 1976 में, जिसको मिनी संविधान बोलते हैं। तो 31(1) और 2 मूल संविधान में था। 31 का क और ख पहले संविधान संशोधन 1951 के जरिए जोड़ा गया। 31 का ग 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के जरिए जोड़ा गया। 31 का घ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए जोड़ा गया। अब इसमें क्या क्या अभी नहीं है? 31(1) और 2 44वें संविधान संशोधन के जरिए 1978 में रिपील हो गया, निरसित हो गया, हट गया। ध्यान रखिए, 31 के अपवाद अभी हैं संविधान में। 31 क एग्जिस्ट करता है, 31 ख एग्जिस्ट करता है, 31 ग एग्जिस्ट करता है। 31 का घ जो 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, उसको 43वें संविधान संशोधन के जरिए हटा दिया गया है। इसमें कंटेंट क्या क्या था? 31(1) कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना, कहता था, ठीक है, विधि के प्राधिकार के बिना, विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, राज्य किसी को संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, 31 का 2 कहता है कि राज्य केवल लोक प्रयोजन, पब्लिक पर्पस से ही किसी की संपत्ति को अक्वायर करेगा, प्लस वो उसके लिए मुआवजा देगा। मुआवजा शब्द को घेर लीजिए, इसी पर पूरा बवाल था, जिसमें आगे अमेंडमेंट्स हुए वो हम देखेंगे। 31 का क कहता है, ये कब की बात है? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, मतलब नई नई अभी सरकार बनी थी, भारत अभी नया नया आजाद हुआ था। जाहिर तौर पर अगर पहले संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए हुआ है तो इसका मतलब यह है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस सरकार को आ रहे होंगे, जिसके सामने संविधान का प्रावधान आ रहा होगा और उसको इसीलिए अमेंडमेंट कराया गया होगा, ताकि संविधान के प्रावधानों के खिलाफ ना जाना पड़े। ठीक है, तो अमेंडमेंट कराया गया होगा। तो ये क्या थे? दरअसल उस समय भूमि सुधार जरूरत थी। आपको पता है जमींदारी उन्मूलन का पूरा वाकया। तो जमींदारी उन्मूलन की जो पूरी स्थितियां बन रही थी, हदबंदी, चकबंदी, ये सब आपने सुना होगा। एक लिमिट के बाहर जिसके पास जमीन है, जमींदार हुआ करते थे, इनामदार हुआ करते थे, इस तरह के जो मध्यस्थ थे, इनके पास जरूरत से ज्यादा जमीन थी और भूमि सुधार के लिए कानून बनाने थे सरकार को। ठीक है, जिनके पास एक लिमिट से ज्यादा जमीन है, उनके जमीन को अक्वायर करना था। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए कृषि सुधार और भूमि सुधार से
जुड़े कानून बनाने थे, इसलिए 31 क ले आया गया कि कृषि सुधार और भूमि सुधार से जुड़े हुए जो कानून हैं इनको आर्टिकल 14 और 19 समता के अधिकार और 19 स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सके। चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। मतलब जो विधियां ऐसी बनाई जाएं जो कृषि सुधार से संबंधित हो। भाई किसी की जमीन आप एक्वायर करेंगे, ठीक, तो कृषि सुधार से जुड़े हुए जो आप कानून बनाएंगे उसके तहत जब कार्रवाई करेंगे तो वो आर्टिकल 14, 19 और 31 तो है ही, क्योंकि 31 में विधि के प्राधिकार के बिना राज्य संपत्ति से वंचित नहीं करेगा, इसको तो कर लेंगे, विधि बना लेंगे। लोक प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा और मुआवजा दिया जाएगा। अब मुआवजा पर एक अलग तरह की बहस है कि ये मुआवजा कितना होगा, क्योंकि क्लियर लिखा नहीं गया था कि मुआवजा कितना होगा। अब ये मुआवजा सरकार तय करेगी अगर, तो वो रीजनेबल है कि नहीं रीजनेबल है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में कई बार केस गया है, उस पर निर्णय भी आया है कि मुआवजा का मतलब फुल कंपनसेशन हुआ, इसका मतलब रीजनेबल कंपनसेशन हुआ, तार्किक तरीके से मुआवजा हुआ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 10 लाख का आज मान लीजिए कोई जमीन है अगर, तो उसके लिए हम 1 लाख रुपया दे दिए, बोले कि मुआवजा हो गया, ठीक है। तो इस पर गया कोर्ट में केस। तो उस समय 1951 में जो स्थितियां थी, कृषि सुधार और भूमि सुधार से जुड़े हुए कानून ले आने थे और उन कानूनों को आर्टिकल 13(2) आप जानते हैं, जिसमें न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, जिससे अदालत ने न्यायिक समीक्षा की ताकत ली है, जुडिशियल रिव्यू की ताकत ली है। बेसिकली इन कानूनों को जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर ले जाना था। तो कृषि सुधार और भूमि सुधार से जुड़ी हुई जो विधियां होंगी वो आर्टिकल 14 और 19 के आधार पर कोर्ट में चैलेंज नहीं होंगी। इसी तरीके से 31 ख, जिसके तहत कहा गया कि नवी अनुसूची में, ठीक है, शामिल जो विधियां हैं जो कानून नवी अनुसूची में 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है, 9th शेड्यूल में शामिल विधियां इस आधार पर चैलेंज नहीं की जाएंगी कि वो भाग 3 के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, यानी किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। और ये दोनों कब जोड़ा गया? नेहरू जी की सरकार में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। दोनों का पर्पस आपको दिख रहा है कि जुडिशियल रिव्यू से बचाना, कोर्ट में चैलेंज ना हो पाए, कोर्ट उसका रिव्यू ना कर पाए, इसके लिए ये दोनों प्रोविजन किए गए, क्योंकि सरकार को बड़े स्तर पर भूमि सुधार से जुड़े कार्यक्रम चलाने थे, मध्यस्थों को खत्म करना था, जमींदारी का उन्मूलन करना था, और इसके लिए उन कानूनों को लेकर आना था जो जमींदारी उन्मूलन के पक्ष में हों। तो 1951 में 31 क और 31 ख को 31(1)(2) में अपवाद के तौर पर जोड़ा गया। मजेदार बात क्या है कि अब 31(1)(2) चले गए हैं, लेकिन क ख ग हैं, यानी अपवाद अभी हैं, कानून चला गया जिसका अपवाद है ये। तो 31 क समझ गए आप, कृषि सुधार या भूमि सुधार से जुड़ी जो विधियां हैं उनको अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कोर्ट में। और दूसरा, नवी अनुसूची में शामिल जो विधियां हैं, नवी अनुसूची भी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही बनाया गया, क्योंकि आपको पता है मूल जो संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची थी। तो नवी अनुसूची को स्टैब्लिश ही किया गया था पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए, और नवी अनुसूची में शामिल कर दिया गया अगर किसी एक्ट को, विधि को, तो फिर उन विधियों को भाग 3 के अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी और उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। ठीक है, स्पष्ट है? इकतीस ग, जो कि 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के जरिए जोड़ा गया, यह भी एक अपवाद है। और इसमें कहा गया कि 39 ख, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, और ग,
बेसिकली सामाजिक, अब 39 ख और ग में आएंगे तब देखेंगे, सामाजिक न्याय से जुड़े हुए उपबंध हैं ये। तो 39 ख और ग के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो विधियां बनाई जाएंगी उन्हें 14 और 19 के आधार पर चैलेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है। और 31 घ जोड़ा गया कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए जो भी विधियां बनाई जाएंगी, जो कानून बनाए जाएंगे, उन्हें भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा 14-19 के उल्लंघन के लिए। ठीक। तो 31(1) विधि के प्राधिकार के बिना राज्य संपत्ति से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा। ध्यान रखिए, यह व्यक्ति था। 19 में क्या था? नागरिकों को अधिकार दिया गया था। विधि के प्राधिकार के बिना राज्य किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं करेगा, पहली चीज। इसका मतलब यह है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, और ये अभी कहां है? ये सेम प्रावधान कहां है? 300A में है, 300 क में, भाग 12, जो कि संवैधानिक अधिकार है। बस हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, मौलिक अधिकार हमारा नहीं है। लेकिन विधि के प्राधिकार के बिना राज्य किसी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं करेगा। ये आज भी एग्जिस्ट करता है, फंडामेंटल राइट में एग्जिस्ट नहीं करता। हम सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये है आर्टिकल 31(1) जो अब रिपील हो गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से। 31 का 2 कहता है कि भाई राज्य केवल लोक प्रयोजन से ही किसी की संपत्ति को अर्जित करेगा और मुआवजा भी देगा। ठीक है, ये भी रिपील हो गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से। इस संपत्ति के मौलिक अधिकार के अपवाद के तौर पर कुछ क्लॉज जोड़े गए थे, जो जिसमें से 3 क्लॉज आज भी हैं, 31 क, ख, ग। घ को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया था, उसे रिपील कर दिया गया है। क क्या कहता है? कृषि सुधार। अच्छा, 31 का क बहुत लंबा है, ध्यान रखिए। अब हम उसको पूरा बेयर एक्ट से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। तो अभी मोटे तौर पर आपको यह समझना है कि भाई इसमें क्या कहा गया था। 31 क में क्या कहा गया है? कृषि सुधार या भूमि सुधार से जुड़े विधियों की बात की गई है और बहुत सारे सब क्लॉज दिए गए हैं, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहा गया कि भाई कृषि सुधार और भूमि सुधार से जुड़ी विधियों को 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। ठीक। नवी अनुसूची में शामिल जो विधियां हैं, ऐसे लॉ जिनको नवी अनुसूची में डाल दिया गया है, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू का अधिकार क्या है? 13(2) भाग 3 के लिए ही है। भाग 3 के अधिकारों का उल्लंघन होगा तो जुडिशियल रिव्यू की ताकत है 13(2) में। तो भाग 3 के अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर नवी अनुसूची में शामिल किसी भी विधि की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, चुनौती नहीं दी जा सकती। 31 ग जो कि 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के जरिए जुड़ा, इसमें कहा गया कि डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व का जो 39 ख और ग है, जो कि सामाजिक न्याय से संबंधित है, अगर 39 ख और ग के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कोई विधि बनाई जाएगी तो उसको भी 14-19 के आधार पर चैलेंज नहीं किया जाएगा। और 31 का घ कहता है कि 43वें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, ठीक है, राष्ट्र विरोधी एसोसिएशंस को भी रोकने के लिए अगर कोई विधि बनती है तो उसको भी चैलेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के जरिए इसको जोड़ा गया राष्ट्र विरोधी गतिविधियों वाला, और 43वें के जरिए जनता पार्टी की सरकार ने इसको हटा दिया, रिपील कर दिया। तो अब संविधान में क्या बचा? 31 क, ख, ग, जो कि एक्सेप्शंस है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे लिखा हुआ है कुछ विधियों की व्यावृत्तियां, सेविंग्स ऑफ, ठीक है, सेविंग्स मतलब एक्सेप्ट, अपवाद। अब आइए समझ लीजिए, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या हटाया गया? 19(1) च, 31(1), 31(2). ठीक है, आर्टिकल 19(1) च क्या कहता है? संपत्ति अर्जित करने, होल्ड करने और डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार किसको? नागरिकों को। 19
नागरिकों को दिया गया अधिकार है। 31(1) कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 31(2) कहता है राज्य केवल लोक प्रयोजन से ही संपत्ति अर्जन करेगा और मुआवजा देगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, अब टेक्स्ट में देख रहे हैं। और 300 क में इसको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया भाग 12 के तहत। हमने देखा कौन वाला आ गया, 31 का 1 आ गया, मतलब 31(1) की भाषा 300 क की भाषा है। तो 31(1) वाला प्रावधान आ गया 300 क में, और इन तीनों को रिपील कर दिया गया, निरसित कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। स्पष्ट। अब संपत्ति के अधिकार में जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात थी, भाई ये हटा तो 1978 में ना, उसके पहले खूब केसेस हुए होंगे, तो केसेस कहां हुए होंगे? असली दिक्कत थी मुआवजा पर। मुआवजा यहां स्पष्ट नहीं था संविधान में 31(2) में कि ये मुआवजे की राशि कौन तय करेगा, कितना तय करेगा, तार्किक होगा, अतार्किक होगा। भाई मुआवजा तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए किसी की 10 लाख की जमीन ली गई, उसको कहा गया कि 50,000 रुपया लो, यही तुम्हारा मुआवजा है, तो वो मुआवजा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मुआवजा का मतलब पूरा मुआवजा है, फुल कंपनसेशन, रीजनेबल कंपनसेशन है, ठीक है। मार्केट वैल्यू के आधार पर उस कंपनसेशन को तय कीजिए, आज का बाजार मूल्य क्या चल रहा है उसके आधार पर तय कीजिए कि हम आपको ये मुआवजा देंगे। अतार्किक तरीके से मुआवजा नहीं होना चाहिए। तो संपत्ति के अधिकार में 31(2) के अधीन जब भी आप मुआवजा देगा राज्य, तो राज्य तार्किक तरीके से मुआवजे का निर्धारण करेगा, फुल कंपनसेशन देगा, मतलब झुंझुना नहीं पकड़ा देगा, ठीक। अब सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच लंबे समय तक हर मुद्दे पर तनातनी चली है, आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट का जब कोई फैसला आता है, सरकार कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराती है ताकि उस फैसले का प्रभाव खत्म हो जाए। सरकार कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराती है, सुप्रीम कोर्ट नजर बनाए रखता है कि भाई ये कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं है, अगर ऐसा है तो उसको नल और वाइड कर देती है, ठीक है। भाग 3 की बात करें, भाई भाग 3 के मौलिक अधिकारों से सुसंगत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खोजते रहता है अपने केस में। जैसे ही पिटीशन जाता है कि ये चीज, ये कानून भाग 3 के इस अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो उतने हिस्से को या फिर पूरे कानून को स्ट्रक डाउन करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट का रिश्ता ही ऐसा है जिसमें जैसे ही ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजा मतलब फुल कंपनसेशन, पूरा मुआवजा, रीजनेबल कंपनसेशन, तार्किक तरीके से दिया गया मुआवजा, अतार्किक तरीके से नहीं, मार्केट वैल्यू को बेस बनाकर आप मुआवजा तय कीजिए। वैसे ही नेहरू जी की सरकार ने तुरंत चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1955 के जरिए 31(2) में संशोधन कराया और मुआवजा के लिए जगह लिखा कि भाई अपर्याप्त मुआवजा के आधार पर इसको चुनौती नहीं दी जाएगी। यानी 31(2) में पहले क्या था, लोक प्रयोजन के ही आधार पर केवल राज्य अर्जित करेगा किसी की संपत्ति और उसके लिए मुआवजा देगा। तो 31(2) में संशोधन चौथे अमेंडमेंट से हो गया कि अपर्याप्त मुआवजा के आधार पर इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। और फिर 25वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के जरिए इसमें लिखवा दिया गया मुआवजा हटाकर अमाउंट शब्द, रकम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई मुआवजा आप इतना देंगे जो तार्किक हो, जो फुल कंपनसेशन हो, जो मार्केट वैल्यू के आधार पर हो। मुआवजा शब्द ही हटा दिया इंदिरा गांधी की सरकार ने 1971 में, और 25वें अमेंडमेंट में मुआवजा शब्द हटाकर वहां अमाउंट कर दिया, रकम कर दिया, ठीक। तो 31(2) में 2 अमेंडमेंट हुए मुआवजा शब्द की वजह से। पहला अमेंडमेंट यह हुआ कि अपर्याप्त मुआवजा के आधार पर 31(2) के तहत चैलेंज नहीं किया जाएगा कि मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, हमें फुल कंपनसेशन नहीं मिला है। और दूसरा अमेंडमेंट यह किया गया कि मुआवजा का शब्द हटाकर पूरी
जो लड़ाई थी वही खत्म कर दी गई कि मुआवजा की जगह रकम शब्द लिख दो, सबसे बढ़िया, तो रकम शब्द लिखवा दिया गया। ठीक है, अब 31 क में आ जाइए। 31(2) तक आप देख चुके, और अब की क्या स्थिति है? 31(1) भी नहीं है, 31(2) भी नहीं है, रिपील हो चुका है। 31 क में पहला संशोधन 1951 हमने देख ही लिया था। 31 क और ख पहले संशोधन से जुड़े। पहला संशोधन किस लिए जुड़ा था? जमींदारों के उन्मूलन के लिए, जमींदार, इनामदार, इन सब के उन्मूलन के लिए। मध्यस्थ, ये मध्यस्थी थे, तो इनके उन्मूलन के लिए, और बड़ी जमीन के टुकड़ों को अधिग्रहित करने के लिए, उनको अक्वायर करने के लिए। क्या कहा गया कि कृषि सुधार से जुड़ी विधियों को अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। जब 31 का क पूरा आप पढ़ेंगे तो सिर्फ 31 के क में आपको लिखा हुआ रहेगा कि बाजार मूल्य के आधार पर, ठीक है, राज्य पैसा देगा। क्या लिखा हुआ है और किसके लिए लिखा हुआ है? पर्सनल कल्टीवेशन में जो शामिल जमीन है, हदबंदी की सीमा में है, हदबंदी की सीमा से बाहर नहीं है। मान लीजिए सरकार ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति ने हदबंदी के तहत कि 100 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं होनी चाहिए, तो इसके दायरे में जमीन है 80 एकड़ है मान लीजिए, ठीक है, और व्यक्तिगत जोत में है, पर्सनल कल्टीवेशन में है, तो 31 क में लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही जगह बाजार मूल्य का जिक्र है कि व्यक्तिगत जोत में और हदबंदी की सीमा में जमीन राज्य द्वारा जब अर्जित किया जाएगा तो राज्य भूमि और भूमि पर जो बिल्डिंग्स बनी है, जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ऑलरेडी, उनका बाजार मूल्य देगा। मतलब उन जमीनों के लिए खास तौर से एक क्लॉज बनाया गया, सब क्लॉज बनाया गया है जो पर्सनल कल्टीवेशन में है, जो निजी जोत में, जिन पर किसान किसानी कर रहा है। अगर वो जमीन एक्वायर करेंगे तो फिर वो जमीन, उस जमीन पर अगर कोई बिल्डिंग बनी है तो उस बिल्डिंग का पैसा और जमीन का पैसा बाजार मूल्य के आधार पर देना पड़ेगा, उसका बाजार मूल्य देना पड़ेगा राज्य को। तो 31(2) में तो मुआवजा खत्म हो गया है, लेकिन यहां बाजार मूल्य वाली बात है, ये आपको ध्यान पे रखना है 31 के क में। और किन विधियों को इम्यून किया गया है? कृषि सुधार से जुड़ी और भूमि सुधार से जुड़ी विधियों को 14 और 19 के आधार पर चुनौती, 14-19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। 31 का ख, नवी अनुसूची में शामिल किसी विधि को भाग 3 के अधिकारों से सुसंगत नहीं होने के आधार पर न्यायिक समीक्षा से विमुक्ति मिली हुई है। मतलब सीधा ऐसा है कि नवी अनुसूची में अगर किसी कानून को डाल दिया गया है तो फिर उसको भाग 3 के अधिकार का उल्लंघन कर रही है विधि, इस आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा से विमुक्ति है नवी अनुसूची। और ध्यान रखिए कि नवी अनुसूची में अगर किसी विधि को शामिल करना होता है उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना होता है। ठीक, तो नवी अनुसूची में अगर किसी विधि को शामिल करना है तो उसके लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं। उस समय आसान था क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, जब मेजॉरिटी, फुल मेजॉरिटी की सरकार अगर रहे तो आसान है। नवी अनुसूची में मुख्य रूप से भूमि सुधार कानून ही हैं, 280 प्लस कानून है इसमें, 280 से ज्यादा कानून है। मतलब 280 से ज्यादा कानून ऐसे हैं जिनको, जो नवी अनुसूची में शामिल हैं और जिनको इस आधार पर न्यायिक समीक्षा उनकी नहीं की जा सकती कि वो भाग 3 के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, और ये किसके जरिए? 31 ख के जरिए। लेकिन इस नवी अनुसूची का दुरुपयोग बहुत हुआ है और 31 ख का दुरुपयोग बहुत हुआ है। 31 ख का दुरुपयोग किया गया इस तरीके से कि इसमें भाई 31 के अंडर में डालने का मतलब ही क्या था
कृषि सुधार से जुड़े हुए कानूनों को ही डालना था, और मुख्य रूप से हैं भी कृषि सुधार से जुड़े हुए कानून। लेकिन सरकार ने इसका दुरुपयोग इस तरीके से किया कि जिस भी कानून को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर ले जाना होता था कि इसकी न्यायिक समीक्षा ना हो, उसको नवी अनुसूची में डाल दिया जाता था। जैसे एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, आपने आरक्षण में इंदिरा साहनी केस पढ़ा। इंदिरा साहनी केस 1993 का है। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि मैक्सिमम 50% आरक्षण दिया जा सकता है, 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ठीक अगले ही साल सरकार ने 1994 में तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट, तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 को नवी अनुसूची में डाल दिया, और नवी अनुसूची में डाले हुए इस एक्ट के जरिए 69% आरक्षण का प्रावधान है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई तमिलनाडु जब 50% का अपर लिमिट है तो तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट के जरिए 69% का आरक्षण कैसे दिया जाता है, क्योंकि वो नवी अनुसूची में 9th शेड्यूल में। ठीक है, तो 9th शेड्यूल में ये एक तरीके का दुरुपयोग है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आरपीए 1951 और आरपीए अमेंडमेंट एक्ट, आरपी अमेंडमेंट एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स अमेंडमेंट एक्ट 1974, ये भी नवी अनुसूची में पड़े हुए हैं। मीसा जो कि डिटेंशन एक्ट था, ये भी नवी अनुसूची में पड़ा हुआ है। मतलब मीसा तो अब खत्म ही हो गया, निरस्त हो गया, लेकिन उस समय डाल दिया गया था। मतलब है कि मीसा को इसलिए डाल दिया गया था कि मीसा के प्रावधान ही ऐसे थे कि सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देता, तो इसलिए डाल दिया गया कि इसकी मतलब 13(2) का यूज ना हो पाए, न्यायिक समीक्षा इसकी ना हो पाए। बात स्पष्ट है। लेकिन सवाल है कि क्या सरकार की ये चालाकी सुप्रीम कोर्ट में कभी चैलेंज हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल चैलेंज। मामला चला गया जब सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि भाई नवी अनुसूची में जो सारी विधियां हैं वो किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ये तो बड़ी विचित्र बात है। सुप्रीम कोर्ट ने वामन राव बनाम भारत संघ में कहा कि केशवानंद भारती मामले में जो माइलस्टोन डिसीजन आया था, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया था, उस डेट के बाद भाई न्यायिक समीक्षा अपने आप में क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। आप न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि न्यायिक समीक्षा के अधिकार से न्यायालय को वंचित नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि न्यायिक समीक्षा हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया कब? केशवानंद भारती के जजमेंट के डेट से, और वो जजमेंट का डेट है 24 अप्रैल 1973। सुप्रीम कोर्ट ने वामन राव बनाम भारत संघ 1981 के मामले में कहा कि 24 अप्रैल 1973, मैंने 73 ही बोलता, 71 बोल दिया था। 24 अप्रैल 1973 के बाद नवी अनुसूची में शामिल जो विधियां हैं उनकी वैधता जांची जा सकती है। ठीक, 24 अप्रैल 1973 के पहले जो विधियां आ गई हैं नवी अनुसूची में, उनकी वैधता नहीं जांची जाएगी। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो विधियां नवी अनुसूची में शामिल हुई हैं उनकी वैधता जांची जा सकती है। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर में आप बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आप बदलाव नहीं कर सकते, तो इसलिए ये एक डेट था। फिर एक महत्वपूर्ण मामले में IR कोल्हो 2007, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल किसी विधि द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो रहा हो तो उसे चैलेंज किया जा सकता है। इसका मतलब सरकार ने जो एफर्ट किया था नवी अनुसूची में शामिल विधियों को इम्यून कराने का जुडिशियल रिव्यू से, उसको बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि भाई सारी विधियां जो आप नवी अनुसूची में डाल देंगे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, ऐसा नहीं है।
24 अप्रैल 1973 के बाद अगर नवी अनुसूची में कोई शामिल विधि है उसकी वैधता जांच सकते हैं, उस प्रक्रिया को भी जांच सकते हैं। 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई विधि जो नवी अनुसूची में शामिल है और बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करती है तो उसकी जांच, उसकी समीक्षा की जा सकती है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। फिर आ गया 31 ग। 31 ग में जैसा कि मैंने बताया आपको 39 ख और 39 ग के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो विधियां बनाई जाएंगी उनको 14 और 19 के आधार पर, के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। 39 ख और ग जो है वो सामाजिक न्याय से संबंधित डीपीएसपी का पार्ट है, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों का पार्ट है। 39 ख और ग कहते हैं कि भौतिक संसाधनों और अर्थव्यवस्था का इस तरह प्रबंधन हो जिससे आर्थिक संसाधनों का समतापूर्ण वितरण सुनिश्चित हो। ठीक है, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के पक्ष में कि भाई इस तरह से भौतिक संसाधनों और अर्थव्यवस्था का प्रबंधन हो ताकि आर्थिक संसाधनों का समतापूर्ण वितरण हो, सबके बीच तार्किक तरीके से वितरण हो। ऐसा ना हो कि किसी के पास आर्थिक संसाधन बहुत ज्यादा हो जाए और कोई भूखों मर रहा हो। तो 39 ख और ग के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो विधियां बनाई जाएंगी वो इम्यून रहेंगी इससे कि 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर उनको चुनौती नहीं दी जाएगी। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और 39 ख और ग की जगह इसी 31 ग में लिखवा दिया गया। 31 ग में पहले क्या था कि 39 ख और ग के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो विधियां बनाई जाएंगी उनको इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि 14 और 19 का उल्लंघन कर रही हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इंदिरा गांधी की सरकार ने उसको अमेंडमेंट कराया और 39 ख और ग को हटाकर कहा कि कोई भी डीपीएसपी हो, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के पक्ष में जो विधियां बनाई जाएंगी, उसके पर्पस को हासिल करने के लिए जो विधियां बनाई जाएंगी उनको 14 और 19 के आधार पर चैलेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो पहले क्या था 39 ख और ग था। लेकिन मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स मामले में 1980 में कहा कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार में संतुलन बेसिक स्ट्रक्चर है और आप इसे बदल नहीं सकते और ये संतुलन जरूरी है। ये संतुलन बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है, तो इस संतुलन को बनाए रखना होगा। अब जब डीपीएसपी कह दिया गया ना भाई कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों के पक्ष में, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई भी विधि जो बनेगी वो 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चैलेंज नहीं की जाएगी। इसका मतलब डीपीएसपी की वरीयता दे दी गई है किसके ऊपर? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। डीपीएसपी ग्रेटर देन एफआर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डीपीएसपी ग्रेटर देन एफआर में संतुलन बिगड़ रहा है और इन दोनों के बीच संतुलन बेसिक स्ट्रक्चर है। इसलिए उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स मामले में कि डीपीएसपी को खारिज कर दिया, मतलब जो 42वें संशोधन के जरिए बदलाव किए गए थे उसको खारिज करके फिर से रिस्टोर कर दिया 39 ख और ग। तो आज फिर वर्तमान स्थिति क्या है कि 39 ख और ग को हासिल करने के लिए, 39 ख और ग के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो विधियां बनेंगी उनको चैलेंज नहीं किया जाएगा 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर। ठीक है, फिर 31 घ 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों या राष्ट्र विरोधी एसोसिएशन बनाने के खिलाफ बनाई गई विधि 14 और 19 के आधार पर चैलेंज नहीं होगी। इसको 43वें संविधान संशोधन द्वारा संसद ने ही निरसित कर दिया, रिपील कर लिया। अब पूरा आपको प्रॉपर्टी का जो मामला है वो समझ गए आप। ठीक है, यही 31 था। अगले में हम लोग आर्टिकल 32 को देखेंगे। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है।
तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी आईक्यू लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मार्गदर्शन और सारथी कार्यक्रमों के माध्यम से 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स और 18 बुक्स का सेट। टेस्ट में टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी देंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी के साथ अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपका साथ निभाएगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगी पूरी फीस वापस। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर आप 2028 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर अब भी कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या मुझे सीधा मेल कीजिए amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2027, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।